हेलो दोस्तों, विद्यावती एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एग्रीकल्चर टीए का वैकेंसी आने वाला है। अभी आयोग द्वारा कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि कितने सीट रहेंगे और इसका सिलेबस क्या रहेगा, लेकिन एग्रीकल्चर टीए के पिछले एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार हम देखते हैं तो एग्रीकल्चर एक ऐसा विषय है जिसमें से लगभग 35 से 40 क्वेश्चंस पुटअप किए गए थे। तो इस तरह से एजीटीए में एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और इस रोल प्ले करने का कारण ये भी है कि यह एक विभागीय वैकेंसी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई वैकेंसी है। तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट जितने भी हैं वो हमारे वीडियो को देखें, और यदि वो एग्रीकल्चर टीए की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए यह वीडियो बिल्कुल बेनिफिशियल साबित होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मौसम के बारे में। तो मौसम, जैसा कि आप सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट जानते हैं, सभी बीएससी किए हुए हैं तभी एग्रीकल्चर टीए की तैयारी करने जा रहे हैं। तो बीएससी करने वाला छात्र मौसम के बारे में तो आराम से जानता है, लेकिन आयोग मौसम के बारे में किस तरह से घुमा करके प्रश्न पूछेगा वो हम आप लोगों को स्लाइड के माध्यम से बताएंगे कि मौसम से कैसे प्रश्न पूछा जाता है। आइए चलते हैं स्लाइड पर और जान लेते हैं कि मौसम क्या होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मानसून, हम जिसे मानसून कहते हैं, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई। अभी तक तो ऐसा पूछा नहीं गया है यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में कि मौसम शब्द किस भाषा से संबंधित है, तो यह अरबी भाषा से है। यदि क्वेश्चंस आपसे पूछ दे कि जो मानसून शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी, लैटिन, ग्रीक, अरबी, फारसी, तो आपका सही उत्तर अरबी भाषा होगा। मानसून दो प्रकार के होते हैं। आइए जान लेते हैं कि वो दो प्रकार कौन कौन से हैं। मानसून दो प्रकार के होते हैं। पहला दक्षिण पश्चिमी मानसून, जैसा कि स्लाइड में आपको दिखा रहा है, और अंग्रेजी माध्यम के बच्चे जो हैं वो जान लेंगे साउथ वेस्ट मानसून। हालांकि अंग्रेजी हिंदी का इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि जो एग्ज़ाम पैटर्न है और पेपर का जो फॉर्म होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। और ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार और हिंदी भाषी राज्य के जो बच्चे हैं वो हिंदी में पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, और एग्रीकल्चर के बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी में पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो जो हिंदी में आई थिंक जो नॉलेज है हिंदी में हमारे पास मतलब ठीक ठाक है, और हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है, आप लोगों को समझाने का तरीका हमारा हिंदी में बेटर है। तो आइए हम हिंदी में ही पढ़ते हैं। भारत में 75% से अधिक वर्षा इसी मानसून से होती है, इसलिए इसको, यहाँ पर इसको है, इसको बृहत वर्षाकालीन मानसून भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि किस मानसून को बृहत वर्षाकालीन मानसून कहते हैं। ऑप्शन एक दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, या फिर एल नीनो इफेक्ट के तहत, या फिर पश्चिमी विक्षोभ के तहत। वर्षाएं तो बहुत तरीक़ों से होती है, तो आप इसमें फंस सकते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि बृहद वर्षाकालीन मानसून भी कहते हैं, और ये भारत की भूमि पर 75% से अधिक वर्षा इसी मानसून से होता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून। आगे देखते हैं
दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में 1 जून को केरल के तट पर प्रवेश करता है। 16 जुलाई तक देश के सभी भागों में लगभग वर्षा करा देता है। तो आइए मैप के माध्यम से हम देखते हैं कि जो मानसून है वो कहाँ पर प्रवेश करता है। हाँ, तो मित्रों, हम इस स्लाइड के माध्यम से देखते हैं कि जो हमारा मानसून है वो कहाँ पर प्रवेश करता है। तो जैसा कि अभी देखें कि जून से प्रवेश करता है, तो केरल हमारा यहाँ पर रहा, ये केरल राज्य है जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, और यहाँ लिखा है 1 से 3 जून। इस वाले क्षेत्र में 1 से 3 जून में दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रवेश करता है। जैसा कि इस ब्लैक वाले स्लाइड में देखेंगे आप लोग कि इधर जो है ये इंडियन, नीचे जो है इंडिया के, यहाँ इंडियन ओशियन है, इधर अरब सागर है, अरब सागर है। तो अरब सागर से वेस्टर्न घाट, पश्चिम घाट की ओर यहाँ से प्रवेश करता है। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैप इस तरह से आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट होता है। तो वेस्टर्न साउथ, दक्षिण पश्चिमी, तो ये जो भारत का ये हो गया वेस्टर्न हो गया, ये साउथ हो गया। तो यहाँ से प्रवेश करता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। और देखते हैं, ये तो दक्षिण पश्चिमी तट हो गया, भारत का पश्चिम घाट हो गया, यहाँ गुजरात काठियावाड़ तट से लेते हुए यहाँ पर पूरा ऐसे। लेकिन इधर जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी का जो शाखा है, इस शाखा से भी प्रवेश करता है। और कहाँ पर प्रवेश करता है, यहाँ पर इधर म्यांमार है, और ये जो पूर्वी हिमालय का ये भाग है, यहाँ से हवाएं जब समुद्री पवनें तेज चलती है तो बादल बन करके उठता है, और ये उठ करके ऊपर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होते हुए मेघालय और ये त्रिपुरा वगैरह इधर पूरा वर्षा होता है नागालैंड के क्षेत्र में। जैसा कि आप लोग मेघालय में जानते हैं कि मासिन राम और चेरापूंजी जैसे स्थान, सबसे अधिक वर्षा वहाँ पर काउंट किया गया है। तो जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है इसकी 2 शाखाएं होती हैं। पहला शाखा जो हो गया वो अरब सागर शाखा हो गया, और दूसरा बे ऑफ बंगाल शाखा हो गया। और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि डेट वाइज दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें डेट वाइज दिया है कि कब कहाँ पर वर्षा हो रही है, कहाँ पर मानसून आ रहा है। ये एक्चुअल नॉर्मल है, 8 जुलाई को मानसून सबसे लेट जो है वो जुलाई में इधर राजस्थान और पाकिस्तान में आता है इधर से। और सबसे पहले जो मानसून है वो श्रीलंका में आ जाता है, यहाँ मई में ही आ जाता है, 28 से 26 मई 22 मई के लगभग। कौन सा मानसून? दक्षिण पश्चिमी मानसून। इस मानसून की देश में सबसे पहले वापसी पश्चिमी राजस्थान 1 से 15 सितंबर से होती है तथा 15 अक्टूबर तक पूरे देश से वापस चला जाता है। जो ये मानसून है दक्षिण पश्चिमी मानसून, ये राजस्थान में, जो हमारे देश का ये देख रहे हैं हम नक्शा, इसमें थोड़ा सा ड्रा करते हैं। जो ये राजस्थान का जो ये क्षेत्र है, ये वाला जो ये राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पर 15 सितंबर 1 से 15 सितंबर तक जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो वापस जाने लगता है। और पूरे भारत में इधर से वापस से आने लगता है कब तक? 15 अक्टूबर तक। 15 अक्टूबर तक मानसून वापस आने लगता है। तो हम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये ध्यान रखेंगे कि वर्षा आधारित जो फसलें हैं कब से कब के बीच में बो देनी चाहिए। आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग उसे ध्यान रखेंगे। इस मानसून से तमिलनाडु के पूर्वी घाट को छोड़कर समस्त भारत में वर्षा होती है। अब ये कह रहा है कि ये जो घाट है पूर्वी घाट, अभी आप लोगों ने पश्चिमी घाट को देखा है, तो अभी हम थोड़ा सा नक्शा यहाँ पर ड्रा करते हैं। तो ये जो तमिलनाडु का ये जो पूर्वी घाट है,
ये जो यहाँ पर पूर्वी घाट है, इसको छोड़ करके पूरे भारत में, इसको छोड़ करके पूरे भारत में वर्षा होती है। और इसका जो उद्गम है दक्षिण पश्चिमी मानसून का, साउथ वेस्ट मानसून का जो उद्गम है वो हिंद महासागर माना जाता है। कहाँ माना जाता है? हिंद महासागर। हिंद महासागर में पवनें चलती है, जिसके कारण ये सब मानसून का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, जैसा कि हमने आपको पिछले स्लाइड में बताया है कि इसकी 2 शाखाएं होती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून का मुख्य रूप से 2 शाखा है। अरब सागर शाखा, जैसा कि आप लोग देखे हैं कि ये वाला, कि ये जो है अरब सागर की शाखा है और ये पश्चिम बंगाल का शाखा है। अरब सागर की शाखा से 80% वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से 20% वर्षा होती है। तो सबसे अधिक जो वर्षा ये मानसून लेकर के आता है वो अरब सागर से आता है, और पश्चिम बंगाल से भारत के 20% भाग पर वर्षा पश्चिम बंगाल की खाड़ी से, खाड़ी के शाखा से उठने वाले मानसून के तहत होता है। अब देख लेते हैं कि उत्तर पूर्वी मानसून, जैसा कि क्वेश्चन था कि मानसून कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से मानसून 2 प्रकार के होते हैं। हम भारत के केस में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो यूपी है ये इंडियन जियोग्राफी या फिर इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करता है। तो भारत के केस में हम बात कर रहे हैं, तो उत्तर पूर्वी मानसून ये दूसरे प्रकार का मानसून है। ये कैसे उठता है? इसको पुनरावर्ती मानसून या चक्रवाती वर्षा भी कहते हैं। इस मानसून को पूछ सकता है क्वेश्चन कि किस मानसून को पुनरावर्ती मानसून कहते हैं, किस मानसून को पुनरावर्ती मानसून करते हैं। और ऑप्शन में आपको देगा तो उत्तर होगा सही इसका नॉर्थ ईस्ट मानसून। यह देश के दक्षिण भाग तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में वर्षा कराता है। जैसा कि अभी आप लोग पिछले स्लाइड में देखे हैं कि जो भारत का क्षेत्र था, पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट हो गया और ये पूर्वी घाट हो गया। तो ये जो पूर्वी घाट है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का भाग, ये वाला आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का भाग, तो इस भाग में जो वर्षा होती है ये चीन सागर से चलने वाली उत्तर पूर्वी मानसून के तहत जो वर्षा होती है वो इस भाग में, भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश मतलब दक्षिण भाग में देखने को मिलता है। उत्तर पूर्वी मानसून का जो प्रभाव है वो दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। क्वेश्चन यहाँ पर भी पुटअप कर सकता है आयोग कि किस मानसून के तहत दक्षिणी भारत में अधिक वर्षा होती है। तो आप तो फंस जाएंगे, क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट मानसून था वो भी यहाँ दक्षिण भारत में प्रवेश करता था, लेकिन प्रवेश करता था, अधिक वर्षा नहीं कराता था। और दक्षिण भारत में अधिक वर्षा किस मानसून के तहत होती है? उत्तर पूर्वी मानसून के तहत। आइए नक्शा के माध्यम से जान लेते हैं उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में। तो दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है वो अरब सागर से उठता है और पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी से उठता है। और जो नॉर्थ ईस्ट है, इसके स्लाइड में हम देखते हैं कि ये जो मानसून है ये यहाँ पर चीन सागर है, यहाँ से उठने वाली पवनें इधर आती हैं बे ऑफ बंगाल से, और ये सीधे यहाँ पर जो देख रहे हैं हमारा ये हिमालय है। हिमालय तो आप लोग बोलेंगे कि यहाँ भी है, बिल्कुल हाँ, ये भी हिमालय है, लेकिन ये उत्तर पूर्वी हिमालय है, उत्तर पूर्वी हिमालय है, और ये हिमालय म्यांमार से टच करता है। तो इस हिमालय की ऊंचाई इतने ज़्यादा है कि यहाँ पर जो ऊंचाई है नमचा बरवा चोटी यहाँ पर है, तो इससे जो ऊंचाई के कारण जो पवनें हैं ये सीधे घूम करके बंगाल की खाड़ी से होते हुए आकर के यहाँ पूर्वी घाट से टकराती है। जब पूर्वी घाट से टकराती है तो यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा करती है। तो आप लोग मौसम के बारे में जान चुके। अब जानते हैं हम लोग जिसे वेस्टर्न डिप्रेशंस कहते हैं या पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जिसे हम जानते हैं। पश्चिमी विक्षोभ
आखिर नाम तो सब लोग सुने होंगे। अब कितने लोग इसे वेस्टर्न फॉल्ट भी कहते हैं, वेस्टर्न फॉल्ट, वेस्टर्न फॉल्ट। तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये क्या कहता है, उत्तर एवं मध्य भारत में, उत्तर और मध्य भारत की बात कर रहा है। तो नक्शा हमारा कुछ ये ऐसे है, इसको हमें ऐसे बना लेते हैं, इस तरह का। तो उत्तर मध्य भारत में, उत्तर भारत का क्षेत्र ये हो गया और मध्य भारत का क्षेत्र ये हो गया। उत्तर और मध्य भारत में जनवरी फरवरी में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ, जनवरी फरवरी में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। इस वर्षा को माठव वर्षा भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कितना सही, देखो यहाँ मौसम के बारे में क्वेश्चन आ रहा है कि जो माठव वर्षा या मट्ठा वर्षा के नाम से किस मानसून को जानते हैं। तो ये मानसून के तहत नहीं रखा गया है, ये पश्चिमी विक्षोभ है, ये फॉल्ट है। यह वर्षा रबी फसलों मुख्यतया चना के लिए उपयुक्त है। अब ये भी आपसे पूछ सकता है कि चना के लिए उपयुक्त वर्षा कब होती है, तो जनवरी फरवरी में होती है। और किसके कारण होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। आइए नक्शे के माध्यम से हम जान लेते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उठता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेडिटेरियन सी, जिसे भूमध्य सागर भी कहते हैं, भूमध्य सागर का ये क्षेत्र है। और यहाँ पर कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी है। ये यहाँ से पवनें जब चलना स्टार्ट करती हैं दिसंबर जनवरी के महीने में, तो ये ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारत में एंटर करती है। यहाँ से देखो ये भारत में एंटर कर रही हैं, यहाँ से भारत में एंटर करती है। तो आई थिंक उत्तराखंड का कुछ क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र, नेपाल, यहीं पर इसका वर्षा देखने को मिलता है पश्चिमी विक्षोभ का। उधर से पवनें आती है और हिमालय, यहाँ पर इतना ऊंचा हिमालय है कि इधर न जा कर के ये अफ़गानिस्तान से इधर हिंद कुश पहाड़ियों से इधर घूम जाती हैं। और घूमने के बाद ये आकर के उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी भारत में थोड़ा बहुत, इधर तो बहुत कम जाती है उत्तर पूर्वी भारत में, लेकिन ये उत्तरी भारत में खास तौर से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होता है। और इसे हम माठव वर्षा कहते हैं, माठव वर्षा। और यह वर्षा किसके लिए लाभकारी होता है, चने के खेती के लिए। किसके लिए, चने के खेती के लिए। मौसम का पूर्वानुमान। अब मौसम के बारे में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि पूछ लेता है कि कुछ घंटों के लिए, जैसे कि आप लोगों के मोबाइल पर मैसेज आ जाता है IMD ये डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग। तो इसके तहत नाउ कास्टिंग का यूज जो करते हैं वो एक दिन की अवधि के लिए या कुछ घंटों की अवधि के लिए इस तरह के मौसम पूर्वानुमान लगाया जाता है, जिसे हम नाउ कास्टिंग के नाम से जानते हैं। अब लघु अवधि पूर्वानुमान कितने दिनों का होता है। जैसे आयोग आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान IMD द्वारा जारी किया जाता है वो कितने दिनों के लिए होता है, उसकी अवधि या उसका ड्यूरेशन कितने दिनों के लिए होता है, तो आपका उत्तर होगा 1 से 2 दिन। जैसा कि आप लोगों के मोबाइल पर आता है कि प्रिय किसान भाइयों, आप लोग मौसम को लेकर के ज़्यादा उलझे ना रहें, क्योंकि 1-2 दिन तक हल्का फुल्का आसमान में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। तो ये लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान है। मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान 3 से 10 दिन की अवधि के लिए होता है। कितने दिन की अवधि के लिए होता है, 3 से 10 दिन की अवधि के लिए होता है। तो इसमें भी वही होता है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू मैसेज दिया जाता है कि प्रिय किसान साथियों, ये जो मौसम का प्रक्रम है ये लगातार 1 हफ्ते तक बना रहेगा। तो ये जो है मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान है, मतलब IMD द्वारा लगाया जाता है कि 1 हफ्ते तक लगातार ऐसे ही कोहरा छाया रहेगा या फिर धूप नहीं निकलेगा, इस तरह का। और एक होता है लॉन्ग ड्यूरेशन मौसम पूर्वानुमान,
दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान, इस 10 दिन से अधिक अवधि के लिए, जैसे कि बारिश के मौसम में होता है कि मौसम बिगड़ रहा है, बादल चमक रहा है, सब लोग अपना बिस्तर बोरिया अच्छे से संभाल करके रखें और खाने पीने का व्यवस्था अच्छे से रखें। लग रहा है कि मौसम सुधरने वाला नहीं है और आंधी तूफान के साथ 15 दिन तक ऐसे ही बूंदाबांदी होने की पूर्ण रूप से संभावना है, तो ये दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान के अंतर्गत आते हैं। आइए आगे चलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे एग्रीकल्चर में शामिल करके पूछता है। बहुत ही प्रभावकारी ये फैक्टर है, एल नीनो या फिर ला नीनो इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो एल नीनो क्या है, आप लोग पूछेंगे कि एल नीनो तो नाम तो सब लोग सुने हैं कि अल नीनो, लेकिन अल नीनो होता क्या है, अल नीनो का यूज क्या है, या फिर अल नीनो जो शब्द है ये लिया कहाँ से गया है और इसका प्रभाव क्या होता है, ये जानते हैं। इसके प्रभाव से दक्षिण पश्चिमी मानसून कमजोर हो जाता है। जैसा कि अभी आप लोग देखे हैं, यहाँ पर हम नक्शे को ड्रा कर रहे हैं। ये हमारा भारत है, हम नक्शा उल्टा सीधा बना देते हैं थोड़ा बहुत, तो इससे आप लोगों को ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। ये हमारा भारत है और यहाँ पर ये जो मौसम का तीर के माध्यम से मौसम बनाए हैं, ये दक्षिण पश्चिमी मानसून है। कौन सा मानसून है, दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून, तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये कमज़ोर पड़ जाता है। कमज़ोर क्यों पड़ता है, भारत में औसत वर्षा से कम वर्षा होती है। जो भारत में एवरेज वर्षा होती है, औसत वर्षा लगभग 1120 मिलीमीटर वर्षा जो होती है, इससे कम वर्षा होती है और सूखा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो एल नीनो का जो प्रभाव है हमारे लिए कितना खराब साबित हो रहा है, कितना बुरा साबित हो रहा है, ये आप लोग जान सकते हैं कि जो एल नीनो इफेक्ट है वो कितना बुरा साबित हो रहा है, वो सही नहीं है। तो एल नीनो इफेक्ट बहुत ख़राब साबित हो रहा है हमारे लिए, और इसे हम मैप के माध्यम से देखते हैं कि एल नीनो इफेक्ट कहाँ से उठता है और इसका प्रभाव कहाँ पर पड़ता है। तो आइए जानते हैं मैप के माध्यम से। तो जो पोलर जेट होता है, पोलर जेट ये अटलांटिक जो पैसिफिक, यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर, और ये जो आप देख रहे हैं इक्वाडोर, ये जो देख रहे हैं आप इक्वाडोर का ये क्षेत्र है, इक्वाडोर, पेरू, दक्षिण अमेरिका, ये साउथ अमेरिका का यहाँ पर भाग है, ये साउथ अमेरिका का भाग है। यहाँ पर जो प्रबल पेरुवियन प्रवाह, ये प्रबल पेरुवियन प्रवाह जो है समुद्री धारा है। समुद्री धारा गर्म होती है, कुछ धाराएं गर्म होती है, कुछ धाराएं ठंडी होती है। तो जो एल नीनो इफेक्ट वाली जो प्रवाह होती है, विषुवत प्रवाह, जो पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा विषुवत रेखा खींची गई है, उसके कारण पृथ्वी जो चक्कर लगाती है, तो जो सबसे कम स्पीड होता है वो पोल पर होता है और जो सबसे अधिक स्पीड होता है वो विषुवत पर होता है। तो उसका जो अधिक स्पीड के कारण जो वहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है, वहाँ पर प्रेशर बहुत कम होता है। जहाँ पर प्रेशर कम क्रिएट होता है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। जैसे लो टेम्परेचर इज़ हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर इज़ लो प्रेशर। तो जहाँ पर निम्न दाब होगा वहाँ पर तापमान जो होगा उच्च होगा। जब तापमान उच्च होगा तो समुद्र का जल जो है वो गर्म हो जाएगा। जब समुद्र का जल गर्म हो जाएगा तब जो गर्म जल है उसके कारण जो बनने वाले बादल हैं वो बन करके हमारे जो दक्षिण पश्चिमी मानसून से टकरा जाएंगे। टकराने की वजह से जो भारत में औसत वर्षा होती है वो कम होने लगती है और सूखा का प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर लिखा है आमतौर से पछुआ हवाएं और प्रबल विषुवती प्रवाह पश्चिम की ओर बहता है। ये जो है हमेशा आप लोग डायरेक्शन देख रहे हैं कि ये वेस्ट की ओर बहता है, वेस्ट की ओर बहता है। जो पवनें होती हैं ये
तो ये पश्चिम की ओर बहती है। जब पश्चिम की ओर बहेंगी पवनें तो हमारा मानसून कहाँ से उठता है? दक्षिण पश्चिम से। तो ऑब्वियसली हमारा मानसून जो है वो प्रभावित होगा। उसी समय तीव्र पेरुवियन प्रवाह के कारण ठंडा पानी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे ऊपर को उमड़ने लगता है। यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं कोल्ड वाटर है और यहाँ पर ये हॉट वाटर है। जब यहाँ पर उमड़ने लगता है तो ये जो विषुवतीय प्रबल प्रवाह है इसके कारण जो पानी होता है समुद्र का वो गर्म हो जाता है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है। जब ऐसा होता है तो इसका सीधा प्रभाव दक्षिण पश्चिम मानसून पर पड़ता है और दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है वो उसको कमज़ोर कर देता है। जब मानसून कमज़ोर हो जाएगा तो भारत में वर्षा कम होगा। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून को कमज़ोर करने वाले जो सामुद्रिक पवनें हैं या समुद्री धाराएं हैं, सी करेंट, वह क्या है? तो वह है एल नीनो। एल नीनो करंट है, एल नीनो धारा है, एल नीनो धारा है। और वो जब हमारे मौसम पर प्रभाव डालता है तो उसे हम कहते हैं एल नीनो इफेक्ट। क्या कहते हैं? एल नीनो इफेक्ट। अब जानते हैं कि मौसम का जो इफेक्ट है वो ग्लोबल वार्मिंग पर किस तरह से पड़ता है। तो जान लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से पृथ्वी के समीप वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होता है। जो हमारा पृथ्वी है उसके समीप जो वायुमंडल उसे हम समताप मंडल के नाम से जानते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड 76%, जो ग्रीन हाउस गैस है वो 76% है। सबसे अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड इफेक्ट करता है। और यह कैसे निकलता है? तो वनों की कटाई से। आप लोग देख रहे हैं कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क बनाने के लिए वनों की कटाई बहुत तेज़ी से कर रही है। तो ऐसे कारण में जो CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो बढ़ जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस बढ़ जाता है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है उसके बढ़ने की प्रक्रिया को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जैसे कहीं टेम्परेचर बढ़ता है तो हम लोग कहते हैं कि इस क्षेत्र का, पर्टिकुलर क्षेत्र का टेम्परेचर बढ़ गया, बट नहीं, पूरे पृथ्वी का, जब पूरे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। जैसे हम धान की खेती करते हैं तो वहाँ पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एवरेज माना जाता है। जब पृथ्वी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया तो इसके बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग हो गया, पूरा धरती गर्म हो गई। तो यहाँ पर 29 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा और यहाँ पर धान का फसल अच्छा नहीं होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग सीधा कृषि पर इफेक्ट पड़ता है, जो उसका इफेक्ट है, प्रभाव है, वो सीधा कृषि पर डालता है। और दूसरा गैस है मीथेन, CH 16%। ये धान की खेतों से निकलता है। जो पूरे विश्व में जो मीथेन है उसका 16% धान की खेत से निकलता है। 16% बहुत बड़ा अमाउंट है। तो हम लोग जान लेते हैं कि जो हमारा चाइना है पड़ोसी देश, तो पड़ोसी देश चाइना में भी धान की बहुत ज़्यादा फील्ड में खेती होती है, बहुत ज़्यादा फील्ड है धान का, और इंडिया में भी बहुत बड़ा फील्ड है धान का। तो एशिया में सबसे अधिक धान की खेती होती है चाइना और भारत में। एक नंबर पे उत्पादन के दृष्टि से और एरिया की दृष्टि से चाइना है और दूसरे नंबर पे भारत है। तो इतने बड़े क्षेत्र में जब धान का उत्पादन होगा तो मीथेन गैस का उत्सर्जन स्वाभाविक सा बात है। तीसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड 6% वाहनों और औद्योगिकीकरण के विनाइट्रीकरण से, जो औद्योगिक है उसके विनाइट्रीकरण से 6% नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी गर्म गैसों में गिने जाते हैं। वैसे तो नाइट्रोजन ठंडा गैस है, लेकिन जो उसके ऑक्साइड होते हैं औद्योगिक इंडस्ट्री से और डिनाइट्रिफिकेशन से निकलते हैं वो इफ़ेक्ट डालते हैं। और जो हम लोगों के घर से गैस हम लोग निकालते हैं, मतलब फ्रिज और AC के माध्यम से, अपनी सुख सुविधाओं को मेंटेन करने के लिए हम लोग फ्रिज और AC का इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग ये नहीं जानते हैं कि फ्रिज और AC हमारे लिए ही नहीं, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, पेड़ पौधे और संपूर्ण पृथ्वी के लिए कितना खतरनाक CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस 2% उत्सर्जित करता है। और इस उत्सर्जन से ग्लोबल वार्मिंग पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो ये जो गैसें हैं ये ग्लोबल वार्मिंग गैसें हैं।
ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी सीक्वेंस में पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आप लोगों को पता रहेगा तो आप लोग आसानी से इसको लगा देंगे। और हम आज मौसम का टॉपिक इसलिए लेकर के आए हैं कि जब भी आप लोग कृषि पढ़ते हैं, कृषि में मौसम का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कोई भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए कुछ अवयवों का आवश्यकता होता है। पहला टेम्परेचर, मॉइस्चर, एयर एंड सॉयल। तो जो सॉयल है वह तो मौसम के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन जो मॉइस्चर है, टेम्परेचर है और एयर है, टेम्परेचर, एयर और मॉइस्चर। अब बताओ कि 4 फैक्टर, बीज के अंकुरण में जो 4 फैक्टर है, 3 फैक्टर मौसम से संबंधित है। तो मौसम टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कृषि से संबंधित मौसम का जो प्रभाव है कृषि पर, वो बहुत ही अच्छा भी साबित हो सकता है, बुरा भी साबित हो सकता है। इसलिए हमने सबसे पहले मौसम को बताया कि कौन सा मौसम कहाँ पर है और कहाँ पर कितनी बारिश होती है। तो आगे देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो धन्यवाद दोस्तों, मौसम का जो टॉपिक है यहीं तक है। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर टीए भर्ती से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, हिंदी हो और गणित, रीजनिंग के साथ साथ हम आप लोगों को एग्रीकल्चर भी पढ़ाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।